नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अदानी के खिलाफ राहुल गांधी ने ऑनलाइन आंदोलन लॉन्च कर दिया है। हैशटैग भी लॉन्च किया है, ग्रीन ओवर ग्रीड, लालच से पहले हरियाली। इसका लोगो भी जारी किया गया है। 5 जून के दिन राहुल गांधी ने जब ग्रेट निकोबार पर अपना वीडियो लॉन्च किया, उसी के साथ ऑनलाइन याचिका भी जारी कर दी और लोगों से कहा, आगे आइए, जुड़िए। राहुल गांधी ने अपनी वेबसाइट पर इसे लेकर निकोबार मैटर्स नाम से एक पूरा पेज बनाया है और युवाओं से कहा है, खुद अपनी आंखों से देखो तब विश्वास करो। अदानी ने सोचा नहीं होगा कि राहुल गांधी ग्रेट निकोबार को लेकर ऑनलाइन आंदोलन लॉन्च कर देंगे। इस वेबसाइट पर लिखा है, 1.5 करोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं, हजारों सालों से रह रहे आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे। यह सब मोदी सरकार के चहेते पूंजीपतियों के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को जगह देने के लिए किया जा रहा है। राहुल गांधी ग्रेट निकोबार के मसले को लेकर पूरी तैयारी के साथ इंटरनेट के मैदान में उतर गए हैं। ग्रेट निकोबार को लेकर 2 साल से 4 साल से एक्सपर्ट सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन यह मुद्दा बड़ा नहीं बन पा रहा। गोदी मीडिया ने कैमरे भेजकर वहां पड़ताल नहीं की कि सरकार जो कह रही है, एक्सपर्ट जो कह रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है। इस तरह के मुद्दों को कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता, मगर राहुल गांधी वहां पहुंच गए और अब इसे आंदोलन में बदलने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। सरकार कहती है ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट सुरक्षा के लिए जरूरी है। राहुल गांधी कहते हैं यह सब बकवास है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद चलकर इस इलाके में गए और यहां से जुड़े मुद्दों को आप तक ले आए हैं। इसी बहाने हमें भी मौका मिल गया इस मुद्दे पर बात करने के लिए, ग्रेट निकोबार के मुद्दे पर। लेकिन राहुल गांधी का वीडियो देखते ही 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो याद आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरब सागर के एक छोर पर और अपने वीडियो में राहुल गांधी बंगाल की खाड़ी के एक छोर पर। यह तुलना बहुत जरूरी है और उसके बाद ग्रेट निकोबार को लेकर हम बात करेंगे ही। बंगाल की खाड़ी में मोटर बोट के बाव पर बैठे राहुल गांधी, सामने आ रहा है ग्रेट निकोबार का विस्तार। कैमरे पर उनकी पीठ दिख रही, साइड शॉट में अकेले दिख रहे। संदेश है, जिस मुद्दे को कोई हाथ नहीं लगाता, राहुल गांधी अकेले उसे उठाने की ताकत रखते हैं। कपड़ा वही पहनते हैं जो हम और आप रोजाना पहनते हैं। और उधर भारत के प्रधानमंत्री मोटर बोट पर ऐसे बैठे हैं, हाथ में मोर पंख लिए हुए, लिबास गेरुआ रंग का। संदेश में धर्म और धर्म के प्रतीक प्रधान नजर आते हैं। बैकग्राउंड में धार्मिक संगीत बज रहा है। ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री नहीं, कोई धर्मगुरु समंदर की हवाओं का आनंद लिए जा रहा है। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। इन 2 वीडियो से आप भारत की राजनीति के 2 नेताओं को समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बारे में ही संवाद करते हैं, राहुल गांधी अपने बारे में कम, मुद्दों के बारे में ज्यादा संवाद करते हैं। मुद्दों की तलाश में दूर दूर तक जाते हैं और समंदर के नीचे भी उतर जाते हैं। दोनों नेताओं ने जनता के बीच संदेश देने के अलग अलग रास्ते और मुद्दे चुन लिए हैं। उनका व्याकरण भी काफी अलग है। यह अंतर भी समझना जरूरी है, तभी आप ग्रेट निकोबार से जुड़े मसलों, वन संरक्षण कानून, वन्य जीव संरक्षण कानून के मकसद को समझ पाएंगे। इन कानूनों को इसीलिए लाया गया कि विकास के नाम पर कोई इन जंगलों को, जीव जंतुओं को और यहां की जनजातीय आबादी को उजाड़ ना पाए। लेकिन अब आपको भारत में हांगकांग, मकाऊ जैसा बनाने का सपना दिखाया जा रहा है। उम्र के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभलकर अरब सागर के नीचे उतारे जाते हैं। देखकर नहीं लगेगा यही नरेंद्र मोदी जब बाल नरेंद्र थे तब गेंद निकालने के लिए पानी में कूद पड़े और गेंद की जगह मगरमच्छ के बच्चे को उठा लाए। बाद में मां के कहने पर मगरमच्छ के बच्चे को पानी में छोड़ भी आए। बात बचपन की थी। 73 साल की उम्र में बिना एसपीजी की मदद के पानी में कौन उतरना चाहेगा। सुरक्षा तो राहुल गांधी को भी है और चाहिए भी। 55 साल की उम्र में राहुल पानी में अकेले कूद जाते हैं। भीतर बिना किसी मदद के
तेज रफ्तार से चले जा रहे हैं। ऐसा करते हुए नहीं लगता कि राहुल ने पहली बार समंदर देखा या गोते लगाए। द्वारका के तट पर अरब सागर के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना की मुद्रा में बिठाए गए हैं। हाथ में वही मोर पंख कंटिन्यू कर रहा है। सागर की सीमाओं और उसके संसाधनों को समझने वाले प्रधानमंत्री कम, इस मुद्रा में धर्मगुरु ज्यादा लग रहे हैं। यही मकसद भी रहा होगा कि लोग उन्हें नॉन बायोलॉजिकल देवता के अवतार के रूप में देखें। राहुल गांधी पूरे आत्मविश्वास के साथ पानी के भीतर समंदर के संसाधनों को एक्सप्लोर करते हैं। ऐसा लगता है उनकी जानकारी भी इस बारे में दुरुस्त है और वे दर्शकों को भी अपनी इस खोजी यात्रा का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ताकि लोग कुछ समय के लिए मुसलमानों से नफरत का मुद्दा छोड़कर प्रकृति की विशाल संपदा और विकास की योजनाओं के बारे में समझ सकें। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि जब कोई मुझसे कहता है कि आइए और खुद देखिए क्या हो रहा है, तो मैं हमेशा अपनी आंखों से सच्चाई देखना पसंद करता हूँ। तो इस यात्रा में हम अंडमान और निकोबार गए। हमने अंडमान में एक दिन बिताया। अंडमान द्वीप में हम स्कूटर पर घूमने निकले। हम वहाँ के स्थानीय लोगों से मिले, हमने उनसे बात की। हम वहाँ पर्यटकों से भी मिले, हमने उनके साथ भी बातचीत की। हम 100% इस बात से सहमत हैं कि अंडमान द्वीपों में पर्यावरण संतुलित पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। फिर मैं निकोबार द्वीपों में गया और इसे समझने के लिए हम INS बाज पर उतरे और उन्होंने कहा कि अब हम इस परियोजना की जगह पर जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप 40 मिनट तक लगातार गाड़ी चला रहे हैं दुनिया के सबसे स्वच्छ और सुंदर जंगलों में। ये परियोजना इतनी बड़ी है जो सरकार बनाने जा रही है। अब इनकी योजना क्या है? योजना ये है कि आप हजारों लाखों पेड़ काटिए और उन्हें अवैध रूप से बाहर भेजिए और अरबों डॉलर कमाइए और उस पैसे से होटल बनाइए, कैसीनो बनाइए और अपना रियल एस्टेट का खेल खेलिए। ये चल रहा है वहां 161 वर्ग किलोमीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों की तुलना मत कीजिए, लेकिन दोनों जब किसी प्राकृतिक स्थल पर जाते हैं तब अपने बारे में कितना और किस तरह से मैसेजिंग करते हैं, मुद्दों के बारे में कैसे संदेश प्रसारित करते हैं, इसे ध्यान से जरूर देखिए। इसीलिए हमने दोनों के वीडियो की तुलना की। अब आगे उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसके बारे में राहुल गांधी ने अपना वीडियो अपलोड किया है, ग्रेट निकोबार का मुद्दा। आपसे अनुरोध है, हमारा वीडियो देखते समय आप एक हाथ में मोर पंख जरूर रखिए ताकि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फील कर सकें, और दूसरे हाथ में पंकज सेखसरिया की यह किताब ग्रेट निकोबार कहानी विश्वासघात की जरूर रखिए ताकि आप राहुल गांधी के मुद्दों को समझ सकें। Amazon पर 395 रुपए में यह किताब मिल जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में काफी कुछ जानने को इसमें मिलेगा। कई एक्सपर्ट के लेख इसमें शामिल हैं। पंकज सेखसरिया के अलावा हमारे पूर्व सहयोगी और पर्यावरण के मुद्दे पर लगातार वीडियो बनाने वाले, रिपोर्ट लिखने वाले पत्रकार हृदेश जोशी ने भी काम किया है। YouTube पर उनका एक चैनल है, एको एंड एनर्जी टॉक, आपको जरूर देखना चाहिए। हृदेश ने हिंदी में अपने चैनल पर ग्रेट निकोबार से जुड़े मसलों पर विस्तार से बात की है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वैसे कहानी विश्वासघात की ही सरकार के इन सभी तर्कों के विरुद्ध एक चेतावनी नहीं देती, बल्कि कई दूसरे पत्रकारों ने भी ग्रेट निकोबार पर अलग अलग पहलुओं की गहन पड़ताल और विस्तृत रिपोर्टिंग की है और सरकार के तर्कों की पड़ताल के साथ इस प्रोजेक्ट के खतरों से हमें आगाह किया है। इनमें स्वतंत्र पत्रकार ऋषिका पर्डीकर और M राजशेखर के अलावा द हिंदुस्तान टाइम्स की जयश्री नंदी और द हिंदू के जैकब कोसी की रिपोर्ट्स शामिल हैं, जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए। 28-29 अप्रैल को राहुल गांधी ग्रेट निकोबार गए। मोदी सरकार ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास के लिए एक परियोजना लाई है। बताया जा रहा है कि यह परियोजना 80,000 करोड़ से अधिक की है। यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है, मगर एक्सपर्ट कहते हैं कि परियोजना लाने से पहले 2021 में ही ग्रेट निकोबार के कई हिस्से को
प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर कर दिया गया था, ताकि बाद में जब परियोजना लॉन्च हो तो कानून अड़चन ना हो। यहां पर एक ऐसी टाउनशिप बनाने की भी बात है जिसमें 3-4 लाख लोग बाहर से लाकर बसाए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो यहां की आबादी 4000% तक बढ़ सकती है। एक तरफ इस प्रोजेक्ट को सुरक्षा कारणों से जरूरी बताया जा रहा है और दूसरी तरफ यहां 4 लाख लोग बसाए जाएंगे। क्या इससे सुरक्षा के काम पर असर नहीं पड़ेगा? लाखों लोगों को क्या सेना के काम के लिए लाया जा रहा है? इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाने वाले चेतावनी दे रहे हैं कि बड़े पैमाने पर विनाश होगा, जंगल उजड़ जाएंगे, धरती और समंदर के जीव जंतु, प्राकृतिक संपदा प्रभावित होगी। 2020 से मोदी सरकार इस परियोजना पर काम कर रही है। 1 मई 2026 को पीआईबी ने जो रिलीज जारी की उसकी भाषा पर गौर कीजिए, तब पता चलेगा सरकार किस भाषा में इसका बचाव कर रही है। पीआईबी के पत्र में बार बार मिनिमाइज और मिटिगेट करने पर जोर दिया जा रहा है। इन 2 शब्दों का बहुत महत्व है। पीआईबी ने लिखा है कि इस मूल्यांकन के आधार पर किसी भी संभावित प्रभाव से बचने, उसे कम करने और नियंत्रित करने के लिए सख्त और प्रवर्तनीय शर्तों के साथ एक मजबूत पर्यावरण प्रबंधन योजना निर्धारित की गई है। इस प्रकार यह परियोजना एक सुविचारित पहल है जिसमें पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करते हुए राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय शामिल हैं। इसे पढ़कर लगेगा लोगों ने बेकार ही इस परियोजना पर सवाल उठाए, इतने लेख लिख दिए, कोर्ट में याचिका डाली। एक्सपर्ट कह रहे हैं बहुत बड़ा बदलाव इस इलाके में होने जा रहा है और सरकार कह रही है बदलाव को कम से कम करने की कोशिश होगी और इसमें राष्ट्रहित जोड़ दिया जा रहा है ताकि ज्यादा सवाल ही कोई ना करे। फरवरी 2024 में नरसंहार जेनोसाइड के 39 विशेषज्ञों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा कि इस प्रोजेक्ट को अंडमान और निकोबार के लोगों पर थोपना नरसंहार के समान होगा। वहां के जनजातीय समुदाय का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, मिट जाएगा। इस मामले में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई, मगर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की जरूरत इसीलिए है क्योंकि यह स्ट्रेटेजिक कारणों से जरूरी है। इस प्रोजेक्ट के समर्थन में लिखने वाले बता रहे हैं कि ईरान की तरह भारत का अपने पानी पर ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए। चीन की तरफ जाने वाली स्ट्रेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन चीन के लिए मलक्का एकमात्र रूट तो नहीं, उसके पास और भी रास्ते हैं। जब इस परियोजना की नींव रखी गई तब कहा जा रहा था कि चीन और सिंगापुर की अर्थव्यवस्था से मुकाबला करना है तो भारत को इन द्वीपों का विकास करना चाहिए। अब सवाल उठ रहे हैं कि ग्रेट निकोबार में सैकड़ों साल से तैयार प्राकृतिक संपदा नष्ट हो जाएगी, उसके वातावरण को खतरा पहुंचेगा। लगता है सरकार के पास इसे लेकर कोई ठोस जवाब नहीं। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा तो कभी चीन, कभी जापान, कभी सिंगापुर, कभी ईरान का नाम जोड़ दिया जा रहा है। ये नई दिल्ली से 4 गुना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, और वो इस परियोजना को देश के सबसे स्वच्छ और संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र में बना रहे हैं। और वो उन लोगों से जमीन छीन रहे हैं जिन्हें वहां बसाया गया था, और वो आदिवासियों से भी जमीन छीन रहे हैं। जैसे आईएनएस बाज, जो कि भारतीय नौसेना का बेस है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, पिछले 5 वर्षों से वो विस्तार की मांग कर रहा है। अगर आप कोई तर्क देना चाहते हैं, आप सैन्य तर्क देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप आईएनएस बाज का विस्तार कीजिए। इसे जितना बड़ा बनाना है बनाइए, ठीक है। और वैसे भी आईएनएस बाज के लिए वर्षा वनों को काटने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने खुद देखा है, क्योंकि आईएनएस बाज के आसपास काफी जमीन है जहां विस्तार किया जा सकता है। आईएनएस बाज वैसे भी तट पर मौजूद है। असल बात यह है कि वो मिस्टर अदानी की मदद करना चाहते हैं, और ये अपराधी लोग नौसेना और सेनाओं के पीछे छिपकर भारतीय जमीन हड़पना चाहते हैं। ये चल रहा है वहां। आप राहुल गांधी के वीडियो में बार बार रेन फॉरेस्ट की बात सुनेंगे। आमतौर पर लोग जंगल को जंगल समझते हैं, सभी जंगलों को जंगल कहते हैं,
मगर जंगलों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, नाम अलग होते हैं। रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वन, जहां साल के कई महीने बारिश होती है। इसके पेड़ पौधे वनस्पतियां अलग तरह के होते हैं। इसकी पारिस्थितिकी इकोलॉजी में बहुत ज्यादा विविधता आपको मिलेगी। अंडमान निकोबार के अलावा भारत में वेस्टर्न घाट, पूर्वोत्तर के इलाकों में वर्षा वन पाए जाते हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि इन जंगलों के 1.5 करोड़ पेड़ काट दिए जाएंगे। 1.5 करोड़ सामान्य संख्या नहीं। एक आंधी में नोएडा में 400 से अधिक पेड़ गिर गए, उसकी कितनी कवरेज की गई। मगर 1.5 करोड़ पेड़ काटे जाने वाले हैं, वहां गोदी चैनलों के कितने रिपोर्टर आपको नजर आते हैं। मई महीने में पीआईबी ने सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया, कहा कि जिस एरिया में यह प्रोजेक्ट लागू होगा वहां पर 18,65,000 पेड़ ही हैं और इनमें से 7 लाख से कुछ अधिक पेड़ ही काटे जाएंगे। क्या 7 लाख भी कम है? अंडमान निकोबार समूह में जंगलों का जो कुल इलाका है उसका 1.82% ही इस प्रोजेक्ट से प्रभावित होगा। यानी सरकार प्रतिशत का सहारा लेकर आपको बताना चाहती है कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा झूठ जो वे बोल रहे हैं वो ये है कि इस जंगल में 1 हेक्टेयर में 145 पेड़ हैं, जो पूरी तरह झूठ है। इस जंगल में कुछ मीटर के अंदर ही 145 पेड़ मिल जाते हैं, ना कि कुछ हेक्टेयर में। समस्या ये है कि आप 1.5 करोड़ पेड़ काटना चाहते हैं, जिनमें से हर एक की कीमत लगभग 3 लाख रुपए है, और उससे अपना रियल एस्टेट का खेल चलाना चाहते हैं। ये असली समस्या है। तो मुझे ये बकवास मत बताइए कि ये भारत की रक्षा के लिए है। हर बीजेपी कार्यकर्ता जो ये बात फैला रहा है, मिस्टर अडानी उनके हितों और भारत के प्रधानमंत्री से उनके संबंधों को बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं फिर से दोहराता हूं, अगर आप सबसे अच्छी रक्षा सुविधा बनाना चाहते हैं तो आईएनएस बाज पिछले 5 वर्षों से विस्तार की मांग कर रहा है। उन्हें विस्तार का पूरा अधिकार दीजिए। राहुल गांधी ने अपने वीडियो में और ट्विटर पर देश के युवाओं से सवाल किया है कि आप कैसे भारत की विरासत चाहते हैं, ऐसा जहां कसीनो के लिए वर्षा वन गिराए जा रहे हों, कोरल रीफ को नक्शे से मिटाया जा रहा हो, आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाया जा रहा हो, या फिर ऐसा भारत जहां की प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण किया जाता है, जहां हमारे आदिवासी समुदाय सुरक्षित रहते हैं और उनका विकास प्रकृति के साथ होता है, उसके खिलाफ नहीं। राहुल गांधी ने इसके लिए एक ऑनलाइन याचिका जारी की है और अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं अंडमान और निकोबार के विनाश के खिलाफ पूरी शक्ति के साथ खड़ा हूं। अंडमान और निकोबार भारत की सबसे अनमोल प्राकृतिक धरोहर है। वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मेरे साथ जुड़िए, याचिका पर हस्ताक्षर कीजिए और इस अमूल्य संपत्ति को बचाने की लड़ाई का हिस्सा बनिए। अभी हाल में ऑनलाइन आंदोलन का एक नया रूप देखने को मिला। कॉकरोच जनता पार्टी अस्तित्व में आ गई। इंस्टाग्राम पर इसके करोड़ों फॉलोअर हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि अगर अनुमति मिल गई तो 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। 5 जून को राहुल गांधी अदानी और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के खिलाफ ऑनलाइन आंदोलन लॉन्च कर रहे हैं। हैशटैग लोगो जारी कर रहे हैं, अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी भी ऑनलाइन मूवमेंट के जरिए नई पीढ़ी जेनजी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? उन्हें पर्यावरण के बड़े बड़े सवालों से जोड़ने जा रहे हैं। नीट सीबीएसई की परीक्षा को लेकर राहुल गांधी ने लगातार सवाल उठाए, छात्रों से भी बात की। सीबीएसई की वेबसाइट पर टेंडर की पोल खोलने वाले युवा सार्थक सिद्धांत से मुलाकात की और उनसे मुद्दों को भी समझा। पंकज सेखसरिया ने अपनी इस किताब में लिखा है कि इस परियोजना के तहत गलाथिया खाड़ी में 40,000 करोड़ की लागत से ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बनने की बात हो रही है। जिस खाड़ी में यह बंदरगाह बनने जा रहा है वह खाड़ी लेदरबैक कछुओं के प्रजनन स्थल के रूप में जानी जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ होता है लेदरबैक टर्टल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कह दिया यह इलाका संरक्षित नहीं है। ध्यान रहे, हमने आपको बताया था। पंकज सेखसरिया ने अपनी किताब में लिखा है 2021 में ही इस जगह के कई इलाकों को संरक्षण से बाहर कर दिया गया था। क्या उसके कारण इस फैसले पर असर पड़ा है?
ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा था कि कोई भी हिस्सा संरक्षित जमीन पर नहीं है। इन तस्वीरों को देखिए, जिन जगहों पर लेदरबैक कछुए ने अंडे दिए हैं उन्हें इस तरह से मार्क किया गया है, चिन्हित किया गया है। इसे हैचरी कहते हैं। कब अंडा दिया गया, कितने अंडे दिए गए, सब जानकारी आपको मिलेगी। कछुआ पूरे समय पानी में रहता है, अंडे देने के लिए ही तट पर आता है। अगर यहां बंदरगाह बन गया तो कछुओं के प्रजनन की जगह भी मिट जाएगी। ये तस्वीरें स्क्रोल में छपी हैं और यह लेख पंकज सेक्सरिया का है। उनका कहना है इलाका भूकंप के हिसाब से दुनिया का सबसे अस्थिर इलाका है, फिर भी यहां एयरपोर्ट बनेगा, बंदरगाह बनाया जा रहा है। ऐसे बंदरगाह जहां बड़े बड़े मालवाहक जहाज किनारे लगेंगे, यहां माल उतारा जाएगा, लादा जाएगा किसी और जगह ले जाने के लिए। इसे ही ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहते हैं। ऐसा पोर्ट बन गया तो यहां के कोरल रीफ का क्या होगा, क्या बच पाएगा? कई एक्सपर्ट ने सरकार के दावे को गलत माना है। राहुल गांधी ने भी अपने वीडियो में 2018 और 2021 का नक्शा दिखाकर कहा कि सरकार गलत बोल रही है, कोरल रीफ को नुकसान नहीं होगा। मोदी सरकार 2021 के इस नक्शे को दिखाकर कहती है कोरल रीफ को इसलिए नुकसान नहीं पहुंचेगा क्योंकि वह तट से दूर है। मगर राहुल गांधी को एक्सपर्ट 2018 का नक्शा दिखाते हैं कि कोरल रीफ तट से सटे हुए हैं। सवाल है कि 3 साल के भीतर सरकार के आधिकारिक नक्शे में बदलाव कैसे हो गया? हजारों साल पुराना कोरल रीफ 3 साल में कहां चला गया? राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि अनुमति हासिल करने के लिए नक्शे में बदलाव किए गए। इसीलिए राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा है कि सरकार झूठ बोल रही है। मैंने वहां जाकर सच्चाई देखी है, कोरल रीफ अभी भी तट के पास ही है। Tell us a little bit about the destruction of coral and this idea that they suddenly said the coral doesn't exist. I mean, I was shown a older map of coral and then a new map where suddenly there's no coral. It's true that if you compare that map between 20 and 21, corals have disappeared, which definitely raises sort of serious concerns. यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए आप पेड़ पौधों, वनस्पति, जीव जंतुओं के बारे में बहुत कुछ जानने लग जाते हैं। यह कोरल रीफ है, इसे हिंदी में प्रवाल भित्ति कहते हैं। यह एक जीव है जिसके भीतर कई सारे छोटे छोटे जीव रहते हैं, यानी यह जीवों का समुच्चय है जिनसे छोटी छोटी मछलियां अपना भोजन लेती हैं। उन छोटी मछलियों को खाकर बड़ी मछलियां जिंदा रहती हैं। हजारों साल लगकर कोरल रीफ बनते हैं, यानी कोरल रीफ का मोहल्ला बनता है। इसीलिए कोरल रीफ को समंदर की इकोलॉजी के लिए बहुत जरूरी माना जाता है और इसीलिए इन्हें कानून से सुरक्षा दी जाती है कि कोई विकास के नाम पर हजारों साल में तैयार कोरल रीफ को यूं ही खत्म ना कर दे। भारत के वाइल्ड लाइफ एक्ट में इन्हें शेड्यूल 1 में रखा जाता है, सबसे सुरक्षित संरक्षित जीव की श्रेणी में, उसी श्रेणी में जिसमें बाघ भी शामिल है। मतलब ये इतने जरूरी और संवेदनशील हैं। राहुल गांधी ने अपने वीडियो में सवाल किया है कि क्या कोरल रीफ को नुकसान पहुंचाने बाघ को नुकसान पहुंचाने के समान ही है। एक और बात यह है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में मूंगे को अनुसूची 1 में रखा गया है, जिसका मतलब है कि उन्हें बाघ जितनी कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। तो निकोबार के मूंगों को नष्ट करना ऐसा है जैसे भारत में सैकड़ों बाघों को मार दिया जाए। ये एक जैसा है ना? बिल्कुल वही बात है। कांग्रेस पार्टी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। जयराम रमेश आए दिन इसे लेकर ट्वीट करते हैं। सितंबर 2025 में सोनिया गांधी ने इसे लेकर हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में लेख लिखा। राहुल गांधी के वीडियो में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उन जगहों पर ग्राम सभा की बैठक कराई गई, अनुमति ले ली गई जहां आदिवासी रहते ही नहीं। किसी भी वन क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट लागू करने के लिए देश का कानून है कि उसकी ग्राम सभा का परमिशन बहुत जरूरी है, मगर एक्सपर्ट का आरोप है कि इसमें कथित रूप से फ्रॉड किया गया है। So the second issue is just having one person on board as a tribal committee person, as a representative of the entire tribal committee is also not correct. There are stipulated norms and the numbers of people who will be present in those lands, and one person can't sign off on the lands of diversion of somebody else's lands. Yep. So it's a very clear-cut violation of the norms and the rules through the FRA.
बड़ा सवाल है कि अगर किसी वन क्षेत्र में परियोजना लॉन्च करनी है तो ग्राम सभा की मंजूरी चाहिए। अगर कोई आरोप लगा रहा है कि आदिवासी जहां रह रहे हैं उनकी ग्राम सभा से मंजूरी नहीं ली गई, जहां पर बाहर के लोग बसे हैं उनसे मंजूरी ली गई, यह मामूली आरोप नहीं है। क्या इस देश में ऐसे आरोपों की भी पारदर्शी तरीके से जांच नहीं हो सकती, विश्वसनीय तरीके से जवाब नहीं दिया जा सकता? तब बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था जब राहुल गांधी 28-29 अप्रैल को ग्रेट निकोबार गए थे। बीजेपी का ट्वीट है कि हिंद महासागर में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है और राहुल गांधी जनजातीय समुदाय की आड़ में इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का चीन से कनेक्शन है, जबकि बहुत कम इलाके में विकास का काम हो रहा है। बाकी की जमीन जनजातीय समुदाय के लिए संरक्षित रखी गई है। बीजेपी ने स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया में 1-2 लोगों का बयान भी अपने वीडियो में डाला कि लोग बता रहे हैं इसे मंजूरी मिली है, और रिसर्चर एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि उस ग्राम सभा से मंजूरी ली गई जिसमें आदिवासी नहीं रहते। इस मामले पर रिसर्च करने वाले मनीष चंडी का कहना है कि इस योजना पर नजर रखने के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई और उसमें कोई स्वतंत्र सलाहकार नहीं रखा गया। ऐसे लोग रखे गए जिन्हें इस प्रोजेक्ट के तहत पैसे दिए गए, जिनकी संस्थाओं को, और भविष्य में भी यह इस प्रोजेक्ट से ये संस्थाएं जुड़ी रहेंगी। तो सवाल है कि अगर किसी संस्था को जिस प्रोजेक्ट से पैसा मिल रहा है, क्या उसके लोग इस प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध की कोई आवाज दर्ज करा सकते हैं? या आरोप भी ऐसा नहीं जिसका पारदर्शी तरीके से तुरंत जवाब नहीं दिया जा सकता? पीआईबी में कहा गया है कि स्वतंत्र कमेटी बनी है, लेकिन इस पर सवाल जो उठ रहे हैं वो काफी अलग है। सवाल है कि स्वतंत्र सलाहकार नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, ऐसी संस्थाओं के एक्सपर्ट हैं जिन संस्थाओं को इसी प्रोजेक्ट से पैसा मिला है। इसका जवाब दीजिए। 2023 में पर्यावरणविद नॉर्मा अल्वारेज ने लिफलेट पत्रिका में लिखा कि इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले कई तरह के प्राकृतिक और सामाजिक खतरों को नजरअंदाज किया गया, बस औपचारिकता निभा दी गई। प्राचीन वर्षा वनों के संरक्षण से जुड़े सवालों के जवाब तक नहीं दिए गए। इस प्रोजेक्ट से यहां की प्रकृति खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि यह क्षेत्र भूकंप का है सबसे अस्थिर इलाका माना जाता है। एक्सपर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर भी सवाल उठा रहे हैं, जिसने 2022 में इस मामले से जुड़ी याचिकाओं का निस्तारण करते हुए इसे मंजूरी दे दी। नॉर्मा बताती हैं कि एनजीटी ने इतना ही रिव्यू किया कि क्या प्रक्रियाओं का पालन हुआ है या नहीं, जबकि एनजीटी को देखना चाहिए था कि इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, इकोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा। ट्रिब्यूनल ने उन रिपोर्ट पर ध्यान दिया कि भविष्य में कैसे ध्यान रखा जाएगा, लेकिन मौजूदा समस्या क्या है, क्या नुकसान होगा, उसे नजरअंदाज कर दिया। 29 अप्रैल 2026 को जब राहुल गांधी ने अंडमान निकोबार का दौरा किया, तब इस प्रोजेक्ट को भारत की प्राकृतिक और आदिवासी विरासत के खिलाफ सबसे बड़ा स्कैम, घोटाला और सबसे बड़ा अपराध बताया था। राहुल गांधी को इतना तो पता होगा, अंडमान चुनावी मुद्दा नहीं और ना इससे वोट मिलेगा। इस समय जब हिंदी प्रदेश के सबसे बड़े राज्य यूपी में एनकाउंटर की मांग को लेकर जनता आए दिन आमने सामने है, सड़क पर उतर आती है। कोई जाति के आधार पर एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है, उसके लोगों को क्यों मार दिया गया, उनके लोगों को क्यों नहीं मारा गया। तो कोई धर्म के आधार पर एनकाउंटर को सही ठहरा रहा है, कोई इसकी भी मांग कर रहा है कि मुसलमान आरोपी का एनकाउंटर हो गया, मगर हिंदू खिलाड़ी की हत्या से जुड़े हिंदू आरोपी का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा। एनकाउंटर की राजनीति ने जनता के एक बड़े वर्ग को सनका दिया है, उनके विवेक को खतरे में डाल दिया है। उस दौर में क्या राहुल गांधी इस मुद्दे को अपने ऑनलाइन आंदोलन से जन मुद्दे में बदल सकते हैं, या राहुल गांधी की चिंता नहीं होनी चाहिए? उन्हें पता भी होगा कि इन मुद्दों पर वोट नहीं मिलता है, ना ही गोदी मीडिया उनके इस वीडियो को लेकर डिबेट करेगा। लेकिन राहुल गांधी अपना काम किए जा रहे हैं, जो काम चुनावी हार और जीत के बीच लगातार किया ही जाना चाहिए। अप्रैल और मई के महीने में यूपी के बांदा को लेकर बहुत सारी खबरें आई, बहुत सारे वीडियो रिपोर्ट बनी, कई रिपोर्ट आ गई। बांदा में इतना ज्यादा खनन हो गया कि वहां की हरियाली गायब कर दी गई। नतीजा
तापमान बेहिसाब बढ़ गया। क्या आपने किसी बीजेपी के सांसद का कोई वीडियो इस पर देखा, किसी का कोई बयान देखा जो अपनी सरकार से इस पर ध्यान देने के लिए कह रहा हो? क्या आपने बांदा में ही वहां के लोगों को इसे मुद्दा बनाते हुए देखा, सुना? इस तरह के हालात में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निकोबार जाकर एक ऐसे प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे, इस तरह के मुद्दों की बात कर रहे हैं जो हमारी नजरों से, हमारी आदतों से बहुत दूर है। मगर इस तरह के मुद्दों का होना बहुत जरूरी है। हम जो अंडमान और निकोबार से बहुत दूर रहने वाले लोग हैं, उसके जंगलों और समंदर को सिर्फ पर्यटक की नजर से देखते हैं, सेल्फी के लिए देखते हैं, तस्वीरों के लिए देखते हैं। क्या हम समझ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का वहां के स्थानीय लोगों पर, वहां के आदिवासी समुदाय पर, प्राकृतिक वन्य जीवों पर, संसाधनों पर क्या असर पड़ेगा? इसका मानसिक आघात क्या होगा? प्राकृतिक बर्बादी क्या होगी? सदियों से चली आ रही संस्कृति, परंपराओं को ध्वस्त करने के लिए विकास का बहाना बनाया जा रहा है। एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को सुरक्षा और राष्ट्रहित का लबादा पहनाया गया है, राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। आपके शहरों के मोहल्ले मामूली बरसात में डूब जाते हैं, वहां विकास नजर नहीं आता, और निकोबार की अतुलनीय प्राकृतिक संपदा को विकास के नाम पर खतरे में डाला जा रहा है। क्या आप सजग हैं? क्या आप ऐसे मुद्दों के प्रति जुड़ाव महसूस करते हैं? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।